हेलो गाइस, इस पार्ट की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि फियो जिनयांग और उसके फादर से मिलने के लिए उसके घर पर आता है। जिनयांग उसे देखकर उसे के गले से लग जाती है और उसे अंदर लेकर जाने लगती है, लेकिन तभी फियो बोलता है कि वो उसके लिए गिफ्ट लेकर आया। अब वो गिफ्ट उसे देता है। तभी जिनयांग उसे कोने में लेकर जाती है और उसकी टाई खोलने लग जाती है और बोलती है कि मैंने तुम्हारे लिए टाई खरीदी है और ये टाई मुझे बहुत अच्छी लगी। और शॉपकीपर ने कहा कि जो भी लड़की अपने बॉयफ्रेंड को टाई पहनाती है तो बॉयफ्रेंड उसकी मुट्ठी में रहता है। अब वो टाई पहनाने लग जाती है, लेकिन वो पहनाते पहनाते टाई बांधना भूल जाती है। तो फियो उसका हाथ पकड़कर टाई को बांधता है और बंधने के बाद वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है उसे देखकर। अब हमें उसका फादर दिखाया जाता है जो कि पुरानी एल्बम देख रहा होता है। दरअसल वो 17 साल पहले ट्रक चलाया करते थे जिनयांग की मोम का इलाज करवाने के लिए, और वो उसकी मोम को अक्सर कहा करते कि ट्रक के काम में कमाई ज़्यादा है जिससे वो उसका इलाज करवा पाएंगे। इसके बाद उसके फ़ोन में एक मैसेज आता है कि ब्रोच लेकर मुझे दो, वरना 17 साल पहले वाली बात अब तुम्हारे सामने आ जाएगी। इसके बाद जिनयांग फियो को लेकर घर के अंदर आ जाती है और अपने फादर से इंट्रोड्यूस करवाती है। और जैसे ही ये जिनयांग के फादर को देखते हैं तो वो पहचान लेते हैं कि ये तो वही आदमी है जिसकी फोटो श्यांग ने उसे दी थी। और यहाँ पर वो उसे अपना नाम बताता है और जिनयांग के फादर को अपना दूसरा नाम भी बताता है, जिसे सुनकर वे बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं। फियो बोलता है कि मुझे माफ कर दीजिए आपकी बेटी की जान को खतरे में डालने के लिए, लेकिन आइंदा से ऐसा नहीं होगा, बल्कि मैं उसे प्रोटेक्ट करूंगा। इसके बाद फादर जिनयांग को चाय बनाने के लिए बोल देते हैं और कहते हैं कि मुझे इससे अकेले में बात करनी है। जैसे ही जिनयांग वहाँ से जाती है तभी फियो बोलता है कि मैं आपको अपनी सारी सच्चाई बताता हूँ। पहले हमारे एक हंसती खेलती फैमिली हुआ करती थी। मेरे फादर, मदर और मेरी एक प्यारी बहन हुआ करती थी, लेकिन 17 साल पहले किसी ने एक्सीडेंट कर दिया और उसमें मेरे फादर मदर मारे गए। इससे तो डैड और भी ज्यादा डरने लग जाते हैं। इसके बाद फिर वो बोलता है जब मेरी बहन जिनयांग से मिली थी तो उसका भी एक कार एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई। ये सुनकर फादर बोलते हैं कि मुझे अफसोस हुआ कि अंकल आप मुझे बताएंगे कि आप क्या जॉब करते हैं। तभी वहाँ पर जिनयांग आ जाती है और जिनयांग बोलती है कि 17 साल पहले मेरी मोम गुजर गई तो मुझे पालने के लिए मेरे फादर ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है और मेरी मोम का भी इलाज करवाने के लिए वे पहले ट्रक चलाया करते थे। फियो दोबारा से जिनयांग को बाहर भेजता है और बोलता है कि मुझे भूख भी लग गया, क्या तुम मेरे लिए खाना ले आओगी, जिस पर जिनयांग बाहर चली जाती है। और उसके जाने के बाद फियो फादर से बोलता है कि आपकी वाइफ 17 साल पहले किसी बीमारी की वजह से चली गई थी ना, और उसका नाम कानमिंग था। अब इस बात पर तो डैड के हाथ से गिलास नीचे गिर जाता है। अब नेक्स्ट सीन में लिन के फादर उसे बताते हैं कि 17 साल पहले जिस ट्रक ड्राइवर ने उस कार का एक्सीडेंट किया था उसका नाम होंग लियोन है और उसकी बेटी का नाम जिनयांग था, जो कि उस टाइम पर काफी छोटी थी। ये सुनकर लिन तो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और ये सब जानकर तो फियो के तो जख्म हरे हो जाते हैं और वो वहां से जाने लगता है, लेकिन फादर उसे रोकते हुए बोलते हैं कि इस सब में जिनयांग का कोई भी कसूर नहीं है, कसूर है तो सिर्फ मेरा है। मैं पहले ट्रक चलाया करता था अपनी वाइफ का इलाज करवाने के लिए और किसी ने मुझे काम दिया था एक गाड़ी का पीछा करने के लिए और सिर्फ उसे टक्कर मारने के लिए, और जो इंश्योरेंस है वो ट्रक कंपनी से मुझे मिल जाएगा जो भी मेरे ट्रक में हुआ होगा। और मैंने सिर्फ उसमें टक्कर मारी थी, लेकिन मुझे ये बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि उसमें कोई फैमिली बैठी हुई है। प्लीज मुझे माफ कर दो, लेकिन और अगर बदला लेना है तो मुझसे लो, इसमें जियांग का कोई भी कसूर नहीं है, वो बेकसूर है। इन फियो उन्हें धक्का देकर वहां से चला जाता है। अब यहाँ पर जिनयांग आकर अपने फादर को संभालती है और फियो के पीछे जाने लगती है। तो फादर बोलते हैं कि ये ब्रोच ले जाओ। अब ब्रोच लेकर वो फियो के पास जाती है और बोलती है कि आखिरकार क्या हुआ, तो मुझे बता सकते हो। जिस पर फियो बोलता है कि चलो अलग हो जाते हैं। अब इस पर ये रोने लग जाती है और बोलती है कि मुझे ब्रेकअप करने की कोई वजह तो बताओ, क्या तुम मुझे आजमा रहे हो। लेकिन यहाँ पर फियोस के हाथ से ब्रोच छीन कर बोलता है कि मुझे तो सिर्फ ये चाहिए था और मैं तो तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा था। बताओ मुझे, क्या मैंने एक भी बार तुम्हें अपने प्यार का इजहार किया है? नहीं किया ना, सिर्फ तुमने ही किया है, तो मैं तुम्हें प्यार नहीं करता। इसकी इस बात पर जिनयांग उसकी गाल पर काट कर बोलती है कि मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, ये बात याद रखना। और वो रोते हुए वहां से भागकर चली जाती है। उसके जाने के बाद फियो भी उस बॉक्स को हाथ
हाथ में लेकर रोने लगता है। दूसरी तरफ हमें ग्रैंडपा दिखाए जाते हैं जिन्हें कुछ खबर मिलती है जिससे कि वो शॉक हो जाते हैं और वे आंट को अपने करीब बात करने के लिए बुलाते हैं। लिन टैन की कार रोकते हुए बोलता है कि मुझे जिन यांग से कुछ बात करनी है, तो क्या तुम मुझे उसके पास ले चलोगे? जिस पर वो बोलती है हाँ जरूर, गाड़ी में बैठो, हम वहाँ चलकर बात कर लेते हैं। इसके बाद हमें श्यांग दिखाया जाता है जो कि फियो से बोल रहा होता है कि शेयर होल्डर की मीटिंग कुछ समय के बाद है, तो थोड़ा टाइम बचा है, तुम जल्दी से आ जाओ। जिस पर फियो बोलता है तुम सारी तैयारी करके रखो, मैं बस पहुंचने वाला हूँ। दूसरी तरफ हमें ग्रैंडफादर दिखाए जाते हैं जो कि आंट से बोल रहे होते हैं कि इन पौधों को तुम खराब करती हो ना, इन फूलों को भी तुम ही खराब करती हो। जिस पर आंट स्माइल करते हुए हाँ बोलती है और बोलते है कि हाँ मैंने ही इन पेड़ों के ऊपर दवाई छिड़की थी। जिस पर ग्रैंडफादर बोलते हैं कि तुम इतने सालों से इस जंगल को बर्बाद करती आई हो। जिस पर आंट बोलती है कि मैं सिर्फ आपको फादर इसीलिए मानती हूँ ताकि आपने मुझे पैदा किया है, वरना मैं तो आपसे कोई भी रिलेशनशिप ना रखूँ। इसके बाद हमें जियाकाई दिखाया जाता है जो कि शेयर होल्डर के सामने बोल रहा होता है कि यहाँ का सीईओ मैं हूँ क्योंकि सबसे ज्यादा शेयर मेरे पास है, और वो सीईओ की कुर्सी पर बैठा हुआ होता है। उसके करीब आकर फियो बोलता है कि इस कुर्सी से हटो, लेकिन जियाकाई बोलता है यहाँ पर सबसे ज्यादा शेयर मेरे पास है। तभी फियो स्माइल करते हुए उस ब्रोच को निकाल कर दिखाता है और सील को भी दिखाता है। जिस पर शेयर होल्डर बोलते हैं कि हाँ ये उस बात का सबूत है कि सबसे ज्यादा शेयर फियो के पास है, ये सील उनका सबूत है जो शेयर मेरे पास है। और इसके बाद वो बोलता है कि अब बताओ सीईओ कौन बनेगा। जिसके बाद जियाकाई बोलते हैं मैं अपने कज़न का शुक्रिया करता हूँ कि उसने हमारे शेयर्स को वेरीफाई किया है, लेकिन मेरे कज़न को क्या ये लगता है कि अगर सील उसे मिल गई है तो कंपनी भी उसे ही मिल जाएगी। और वो ब्रोच को दूर फेंक देता है और बोलता है कि अब इस सील का कोई फायदा नहीं रहा। और फियो की मोम का डेथ सर्टिफिकेट दिखा के बोलता है कि ये देखो हम और हमारी सरकार भी इससे मुर्दा मान चुकी है। और इसके बाद वो ब्रोच को पैरों से रौंदने लग जाता है। इसके बाद हमें ग्रैंडफादर दिखाए जाते हैं कि तुम हमारी फैमिली का हिस्सा हो, तुम हमसे जुदा बिल्कुल भी नहीं हो और तुम इतनी सारी चैरिटी करती हो, क्या तुम हमारी फैमिली के बीच में प्यार प्रेम नहीं बढ़ा सकती हो? इसके बाद आंट बोलती है कि आपको नहीं पता कि मैं ले स्टार में काम करने की बजाय चैरिटी वाले काम में क्यों धक्के खा रही हूँ, कि आपने मुझे कंपनी में जाने से रोका हुआ है, वरना मैं भी चाहती हूँ कि मैं आपकी बड़ी बेटी का मुकाबला करूँ। और ये इस बात पर ग्रैंडफादर के सीने में दर्द होने लग जाता है। ग्रैंडफादर बोलते हैं कि इसकी एक वजह है। जिस पर आंट बोलती है कि हाँ इसकी एक वजह है कि आप सब कुछ अपनी बड़ी बेटी को देना चाहते हैं। वो खुद भी मर गई और उसकी बेटी भी मर गई है, उसके हस्बैंड भी मर गए हैं और उसका बेटा बचा था जिसे आप अपने घर ले आए। अब आप सब कुछ उसके बेटे के नाम करना चाहते हैं, ऐसा क्यों? क्यों सारी दुनिया के सामने आप ये साबित करना चाहते हैं कि वो लड़का आपका पोता है? और ये इस बात पर ग्रैंडफादर का पैर फिसल जाता है जिससे कि वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाते हैं और वो बहुत ज्यादा तकलीफ में होते हैं, लेकिन आंट जब भी उनकी मदद नहीं करती। दूसरी तरफ जिनयांग के फादर उसे लेकर वहाँ से जा रहे होते हैं, जिस पर नाना की मोम बोलते हैं कि आप लोग क्यों जा रहे हैं, मुझे वजह तो बता कर जाइए। डैड वजह नहीं बताते और माफी मांगकर कार में बैठ जाते हैं। इसके बाद वो जिनयांग से पूछती है वजह, लेकिन वो भी वजह नहीं बताती है, बल्कि आंटी को गले लगाकर और गुड बाय बोलकर कार में बैठ जाती है। लिन जिनयांग के घर पर जाकर उनका दरवाजा खटखटाता है लेकिन कोई भी नहीं खोलता। तभी नाना की मोम आकर बताती है कि वो लोग तो घर छोड़कर चले गए हैं। इसके बाद टैन को उसके भाई की कॉल आती है कि फियो के ग्रैंडफादर को कुछ हो गया, तुम जल्दी से घर पर आ जाओ। तान ये सब सुनकर बहुत ज्यादा शौक में होती है। दूसरी तरफ जियाकाई बोलते हैं कि पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक तुम्हारी मोम मर चुकी है और इस तुम्हारे अस्तित्व पर भी शक है सबको कि तुम उनके बेटे हो या नहीं हो, इसीलिए तुम सीईओ नहीं बन सकते। उसकी इस बात पर फियो को गुस्सा आ जाता है और वो उसे गले से पकड़कर सीधा टेबल से लगा देता है। और इस पर जियाकाई बोलता है कि हाँ मैं भी देखता हूँ तुम मुझे कैसे मारते हो। तभी ये मारने वाला होता है, उसे पता चलता है कि ग्रैंडफादर की तबीयत खराब है। वो तुरंत घर पर आता है तो डॉक्टर उसे छोड़कर जाने लगते हैं, जिस पर फियो बोलते कि आप सभी से क्यों छोड़कर जा रहे हो। और ये खुद आगे बढ़कर उन्हें दवाई लगाने लग जाता है और बोलता है कि आप सब कुछ क्यों नहीं कर रहे हो। जिस पर डॉक्टर बोलते कि आप बहुत देर हो चुकी है और अब कुछ नहीं हो सकता। जिस पर ये बोलता है कि मेरे ग्रैंडफादर को कुछ नहीं हुआ है। और ये डॉक्टर से भी बोलता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं ग्रैंडफादर को बचा लूंगा। और इसके बाद जो आंट होती है वो बोलते है कि ये सब नाटक बंद करो, हर किसी को किसी ना किसी दिन मरना है और थोड़ी देर बाद तुम भी यहाँ इस घर में नजर नहीं आओगे।
और इसके बाद फिर वो बोलते हैं कि आपको जो कुछ भी कहना है साफ लफ्जों में कहे, जिस पर आंटी बोलती है कि तुम हमारी इस जुआंग फैमिली की नहीं हो और बोलती है तुम किसी और औरत की नाजायज औलाद हो। और इसके बाद लिन किसी तरह जिन्यान के पास पहुंच जाता है और उसे बोलता है कि मुझे तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट बात बतानी। और इसी के साथ इस एपिसोड की एंडिंग होती है। आप और एपिसोड्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक भी कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।